Hello friends, in this video lecture we will be discussing section 4 of Limitation Act read with section 14 of Limitation Act. तो सेक्शन 4 है क्या? सो सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 3 इन द लिमिटेशन एक्ट. तो सेक्शन 4 का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सेक्शन 3 का वो जनरल रूल क्या है. सो सेक्शन 3 gives the general rule of limitation which states that if any suit, application or appeal is made after the prescribed पीरियड, अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद वो फाइल होता है देन इट विल बी डिसमिस्ड. ठीक है. एंड इवन दो लिमिटेशन का पॉइंट किसी ने नहीं उठाया है, कोर्ट कैन सुओ मोटू डिसमिस इट बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ लॉ. तो सेक्शन 3 एक जनरल रूल देता है कि अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल होता है देन इट विल बी डिसमिस्ड एंड कोर्ट कैन डू इट सुओ मोटू ऑल्सो. ठीक है. सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वर्ड है इस सेक्शन में, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. तो क्या डिफरेंस है प्रिस्क्राइब पीरियड में और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में? क्योंकि जनरली देखिए, कोई भी अगर आपके पास कॉज ऑफ एक्शन कोई भी अराइज हुआ तो उसके बाद कुछ समय तक बाय लॉ आपके पास मौका होता है कि आप जाके कोर्ट में केस फाइल करते हैं. अगर आपने वो जो लिमिटेशन का पीरियड उसमें वो फाइल नहीं किया तो बाद में आप फाइल नहीं कर सकते. तो देखिए सेक्शन 3 में जो वर्ड दिया है इट इज प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड, ये भी जानना बहुत जरूरी है. तो देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में पीछे दिया होता है. उसमें जो भी सूट्स बन सकते हैं जिस भी कॉज ऑफ एक्शन में, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है और वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कब होगा, वो सारे डिटेल्स दिए हुए. तो जो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इट कैन बी 3 years, 1 month, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर कोई एक्स पार्टे डिग्री है उसको सेट असाइड करना है तो जनरली जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ 30 days. ठीक है. तो उसमें गिवन है. लेकिन इस सेक्शन में पीरियड ऑफ लिमिटेशन वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है प्रिस्क्राइब पीरियड. सो प्रिस्क्राइब पीरियड ही हमें देखना है. तो प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? इट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ओनली, बट उसमें कुछ कंप्यूटेशन है जो कि इसी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट में ही दिए हुए हैं इन सेक्शन 12 और इन सेक्शन 14. तो वो जो कंप्यूटेशन के बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन में जब हम कुछ कंप्यूटेशन करते हैं उसके बाद हमें प्रिस्क्राइब पीरियड मिलता है. तो आफ्टर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब पीरियड हमें मिला, हमें उससे जज करना है कि जो सूट, अपील या एप्लीकेशन उस प्रिस्क्राइब पीरियड के विद इन फाइल हुई है कि उसके बाद. अगर उसके बाद फाइल हुई है देन इट विल बी dismissed. So this was the basic difference between period of limitation and prescribed period. Period of limitation is given in the schedule and prescribed period is determined after computing the period of limitation as per the limitation act. तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया सेक्शन 3 का, जो कि कहता है जनरल रूल कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके बाद कोई सूट फाइल होती है देन इट विल बी डिसमिस्ड. नाउ दिस सेक्शन 4. अब इस सेक्शन 4 जो मेन सेक्शन है आज की वीडियो का, इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट समझने के लिए सेक्शन 4 क्या कहता है? इट इज द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड. ठीक है. सो सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 3. अब मान लीजिए प्रिस्क्राइब पीरियड इज ऑफ 1 month, 30 days. ठीक है. अब मान लीजिए जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 3 जनवरी को, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 जनवरी को खत्म होता है. ठीक है. बट उस दिन हॉलीडे था, उस दिन कोर्ट बंद था, या अगर हॉलीडे नहीं था तो कोर्ट बंद था. सो द प्लेंटिफ कैन फाइल इट ऑन 4 जनवरी ऑल्सो. तो अगर लास्ट डे पे कोर्ट बंद है या कोई हॉलीडे है तो उसे एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 4. तो ये जो एक्स्ट्रा डे मिला है दैट इज नॉट कंप्यूटेशन इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. प्रिस्क्राइब पीरियड तो 3 जनवरी पे ही एंड हो रहा है. दिस इज अ मेयर प्रिविलेज टू अवॉइड सम हार्डशिप कि वो 1 डे एक्स्ट्रा मिल गया है. तो आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 3 जनवरी से 4 जनवरी एक्सटेंड हो गया, ऐसा नहीं है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. प्रिस्क्राइब पीरियड तो 3 जनवरी को ही खत्म हो रहा है, बट सिंस 3 जनवरी को इफ द कोर्ट इज क्लोज्ड, ठीक है, और इफ देर इज सम हॉलीडे देन 1 डे एक्स्ट्रा विल बी गिवन. ठीक है. सो नाउ
दिस इज व्हाट सेक्शन 4 इज, बट सेक्शन 4 इतना ही आसान नहीं है। ये जो पॉइंट है बहुत बेसिक का पॉइंट है कि सही बात है, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का या जो प्रिस्क्राइब पीरियड का अगर लास्ट डे में कोर्ट बंद है, तो उसके नेक्स्ट डे आप जब भी कोर्ट खुलेगा, जब भी कोर्ट मिलेगा, मान लीजिए अगर कोर्ट 4 दिन के लिए बंद है, तो फोर्थ डे के बाद जो भी डे आएगा जब वो कोर्ट रीओपन होगा, तब आप फाइल कर सकते हैं। सो दैट मच पीरियड इज गिवन टू यू। ओके, सो द प्रिस्क्राइब पीरियड विल एंड, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया 3 जनवरी को ही, बट उसके बाद मान लीजिए 2 दिन तक कोर्ट बंद रहा, ओके, फोर्थ और फिफ्थ को, देन यू कैन फाइल इट ऑन 6 जनवरी। सो ये जो एक्सेप्शन है, इट इज गिवन इन सेक्शन 4। बट इस एक्सेप्शन का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि जो कोर्ट क्लोज्ड है, जो इसमें वर्ड दिया हुआ है व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन द एंड ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो कोर्ट का जो क्लोज होने का मतलब क्या होता है? सो द कोर्ट शैल बी डीम टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे और इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द डे, इफ इन द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर कोर्ट बंद है, मान लीजिए कोर्ट जो है लास्ट डे में, अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होता है उसमें अगर 1 घंटे भी बंद था लंच टाइम को छोड़ के, तो भी हम मानेंगे कि कोर्ट बंद है, भले ही वो बाकी समय खुला हुआ था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि 3 जनवरी को प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा था, ठीक है, बट 3 जनवरी को ड्यू टू स्ट्राइक कोर्ट 3 घंटे के लिए बंद था, बाकी समय खुला हुआ था, बट इट विल बी डीम्ड एज पर दिस सेक्शन दैट द कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, सो अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कोर्ट किसी भी समय के लिए, कुछ भी सब्सटैंशियल समय के लिए, मान लीजिए हाफ 30 मिनट्स या 1 आवर, 2 आवर्स अगर बंद है, तो हम फुल डे को कोर्ट को क्लोज ही मानेंगे। एंड व्हेन वी से दैट द कोर्ट इज क्लोज्ड, तो हमें देखना होता है रजिस्ट्री ऑफिस जहां पे फाइलिंग होती है, जो फाइलिंग होती है वो 1 घंटे के लिए बंद था कि नहीं, है ना। मान लीजिए वो 3 जनवरी को, जिस दिन प्रिस्क्राइब पीरियड एंड होना था, पूरा समय खुला था, बस 2 घंटे के लिए बंद था एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ सम स्ट्राइक, तो वी विल डीम दैट द कोर्ट इज क्लोज्ड। जजेस आए हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस खुला है कि नहीं, या जो फाइल करने वाला सेंटर है वो खुला है कि नहीं, उससे मतलब है। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो अ पॉइंट। अब मान लीजिए सैटरडे को जो कोर्ट का नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है वो लिमिटेड होता है, वो 8 आवर्स का नहीं होता, वो हाफ टाइम होता है। तो उसमें फिर मान लीजिए अगर वो हाफ टाइम पूरा परफॉर्म होता है, देन वी कैन नॉट से कि बाकी समय नहीं हुआ, तो कोर्ट को क्लोज मानेंगे, बिकॉज वो अपने वर्किंग आवर्स पे ही हो रहा है, अब वहां हाफ टाइम होता ही है सैटरडे को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 2 घंटे भी किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से कोर्ट बंद रहा, तो हम फुल डे को कोर्ट क्लोज डीम किया जाएगा एज पर दिस सेक्शन। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 4, इफ वी रीड इट विद सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अब मान लीजिए कोई भी सूट है, उसका पीरियड ऑफ जो प्रिस्क्राइब पीरियड था, इट वुड हैव बीन एंडिंग ऑन 3 जनवरी, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। अब जो प्लेंटिफ था उसने 2 जनवरी को ही केस फाइल कर दिया था। ठीक है, अब क्योंकि उसने 2 जनवरी को केस फाइल कर दिया था एंड इट इज विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है, बट उसने रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर दिया था। ठीक है, तो जब वो केस चला, उसके बाद जो कोर्ट ने उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि बिकॉज इट लैक्स द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इट लैक्स द jurisdiction, but the plaintiff filed it bona fide with due diligence। उसने साहब को ध्यान देखा था, बट उसको सही में नहीं पता था कि ये इस कोर्ट का jurisdiction नहीं बनता है, तो उसको सेक्शन 14 में एक एक्सक्लूजन मिलेगा। तो जितने टाइम तक वो बोना फाइडली इन गुड फेथ ड्यू डिलीजेंस में फाइल किया था, और जो प्रोसीडिंग चली थी, उतना टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद वो प्रॉपर कोर्ट में फिर फाइल कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ही फाइल किया था, तो ये बेनिफिट उसको सेक्शन 14 में मिलता है, ये एक्सक्लूजन उसको सेक्शन 14 में मिलता है। ठीक है, तो मैंने ये जो एग्जांपल लिया, वो ये एग्जांपल लिया सेक्शन 14 का, कि 3 जनवरी को मान लीजिए अगर प्रिस्क्राइब पीरियड एंड होना था, लेकिन प्लेंटिफ ने 2 जनवरी को प्लेंट फाइल किया, जो कि रॉन्ग कोर्ट में था और उसको बोनाफाइडली नहीं पता था, तो उससे वो बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने विद इन दी प्रिस्क्राइब पीरियड फाइल किया। अब मैं एक और केस लेता हूं, उससे आपको सेक्शन 4 का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। मान लीजिए प्रिस्क्राइब पीरियड, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि प्रिस्क्राइब पीरियड 3 जनवरी को ही खत्म हो रहा है। ठीक है,
लेकिन उस दिन कोर्ट बंद था, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो प्लेंटिफ सेक्शन 4 के तहत 4 जनवरी को फाइल करता है। तो वो 4 जनवरी को जब फाइल करता है तो वेल एंड गुड। लेकिन बाद में 4 जनवरी को फाइल करता है और बाद में क्या होता है, उसने रॉन्ग कोर्ट में फाइल कर दिया था और विथ ड्यू डिलीजेंस गुड फेथ सब उसके पास था, ठीक है। और बाद में प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या उसको सेक्शन 14 का एडवांटेज मिलेगा? जरा आप सोच के बताइए, क्या उसे सेक्शन 14 का एडवांटेज मिलेगा? 3 जनवरी को प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होना था, बट ऑन 3 जनवरी the court was closed, so he filed it on 4th January as per section 4, but he filed it on the wrong court, ठीक है। अब जब उसने रॉन्ग कोर्ट में फाइल किया तो वो रिजेक्शन आ गया, बट ही डिड इट इन गुड फेथ विद ड्यू डिलीजेंस, एवरीथिंग वाज देयर। तो क्या उसे सेक्शन 14 का एडवांटेज मिलेगा? सो द आंसर इज नो, उसे वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एडवांटेज लेने के लिए ही हैज टू फाइल इट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। एंड माइंड यू, सेक्शन 4 is not adding up to the prescribed period. It is merely giving you a privilege to avoid some hardship कि थर्ड को मान लीजिए कोर्ट बनता तो यू कैन फाइल इट ऑन व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, बट प्रिस्क्राइब पीरियड आपका खत्म हो चुका है। तो इट इज नॉट द कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 4 का जो 1 डे ऐड होता है, इट इज नॉट द कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि हम सेक्शन 12 में ऐड करते हैं ना 1 डे, तो वो उसके पीरियड ऑफ लिमिटेशन में कंप्यूट करते हैं टू फाइंड आउट द प्रिस्क्राइब पीरियड। बट सेक्शन 4 का जो 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज नॉट ऑफ सम कंप्यूटेशन पार्ट। ओके, सो वी कैन नॉट ऐड anything on the prescribed period. It is merely permitting the filing of the suit on the date beyond period of limitation. Okay, so it is merely providing a privilege, okay, to the plaintiff to avoid the hardship, okay, to avoid the hardship. So section 4 is an exception to section 3 and it is not an exclusion to section 3। अब जो section 14 में हमें जो बेनिफिट मिलता है कि जितने टाइम तक वो प्रोसीडिंग चला, लेकिन प्लेंटिफ को गुड फेथ में उसने फाइल किया था, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन उतना पीरियड हम हटा देंगे, ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे, दैट इज द एक्सक्लूजन। बट सेक्शन 4 का वो जो 1 डे हमें मिलता है, दैट इज नॉट द एक्सक्लूजन, इट इज द एक्सेप्शन टू सेक्शन 3। यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सेक्शन 4, एंड दिस पॉइंट वाज वेरी वेल हेल्ड इन Shri Amarchand Inani versus Union of India. This is 1973 case, and there was one more case which was Makbul Ahmed versus Pratap Singh 1935 Privy Council case. तो ये बहुत पुराना केस हो गया, बट श्री अमरचंद इनानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया which is 1973 case, that is a very landmark case on this point. Okay, so इस अगर मैं बहुत, आप इस जजमेंट को पढ़ना ही बहुत एक्सटेंसिव वे में लिखा हुआ है, बट मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं अगर आपको, तो इसका यही है कि व्हेन द पार्टी हैज बीन अलाउड टू फाइल द सूट अपील और एप्लीकेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड बाय वे ऑफ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 3 व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के तहत प्रिस्क्राइब पीरियड जब खत्म हो गया उसके बाद भी आप फाइल कर सकते हैं, बिकॉज द कोर्ट वाज क्लोज्ड ऑन द लास्ट डे, then it is the duty of the party, it is the duty of the party, अगर वो उस एक्सेप्शन का अवेल कर रहा है, to file it in the proper court, otherwise he will not get the benefit of exclusion given in section 14। ठीक है, whenever the exclusion has to be done, it has to be done of the period which originated within the prescribed period। तो अभी इस केस में प्रिस्क्राइब पीरियड तो 3 जनवरी को एंड हो रहा है, बट बिकॉज 3 जनवरी को कोर्ट बंद था तो आपने 4 जनवरी को फाइल किया, टेकिंग द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 4। सो इफ यू फाइल इट इन द रॉन्ग कोर्ट, देन यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14। Okay, so this was the most important point which was held in Shri Amarchand Inani versus Union of India। तो अब सेक्शन 14, सेक्शन 4 जो हमारा मेन टॉपिक है, सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 14, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब सेक्शन 4 के अगर कुछ पॉइंट्स हम देखें, so section 4 deals with extension of time over the period during which a person is delayed
बाय द कोर्ट्स एक्शन एंड नॉट बाय एनी एक्ट ऑफ हिज ओन। तो ये एक मैक्सिम पे बेस्ड है, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, which says that law does not compel a man to do that thing which he cannot possibly perform. And the second maxim is actus cure neminum gravibit, which states that an act of the court shall not prejudice any party. तभी वो वन डे एक्स्ट्रा दिया है, बट उस वन डे एक्स्ट्रा में वो जो सेक्शन 4 में, इट इज नॉट कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट इज merely an exception and it is giving you a privilege. तो अगर वो एक्स्ट्रा डे आप लेते हो तो आपको सही कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ओके, सेक्शन 4 ऑल्सो अप्लाइज उन्हीं सब्जेक्ट्स में सेक्शन 4 अप्लाई होता है जहां पे बाय स्टैच्यूट कोई प्रिस्क्राइब पीरियड गिवन है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट में गिवन है, ठीक है। बट अगर कोई सर्टेन डेट इज गिवन ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स ऑफ द पार्टी, तब उसमें सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 4 इज ओनली फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड बाय अ स्टैच्यूट। ओके, when no period of limitation is prescribed for filing of an application, then section 4 is not attracted। अगर period of limitation किसी application के लिए नहीं दिया हुआ है, तब section 4 नहीं attract होगा, क्योंकि बहुत से application होते हैं for certified copy of judgments या डिक्री, तो उसके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया नहीं होता कि आप इतने समय तक ही निकाल सकते हो, आप उसके बाद ही निकाल सकते हो, है ना। तो उसमें सेक्शन 4 कुछ का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल गिवन इन सेक्शन 3, एंड ये तो बात बहुत क्लियर है। और एक बेसिक सा डिफरेंस है सेक्शन 4 और सेक्शन 14 में, वो यही है कि सेक्शन 14 गिव्स एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन पीरियड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन। जो भी वो जितना भी आप गुड फेथ में रॉन्ग कोर्ट में डाल दिए थे प्लेन, तो उतना पीरियड आपको एक्सक्लूड हो जाता है, ये आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपका कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ लिमिटेशन में एक कंप्यूटेशन होता है सेक्शन 14 के द्वारा, ठीक है। वाइल सेक्शन 4 इज मेयरली अ रिलीफ टू हार्डशिप एंड हैज नथिंग टू डू विद कंप्यूटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग सेक्शन 4। आई होप कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही था कि अगर आप सेक्शन 4 का बेनिफिट लेके पीरियड ऑफ लिमिटेड, मान लीजिए प्रिस्क्राइब पीरियड 3 जनवरी को खत्म हो रहा है, और आप सेक्शन 4 का बेनिफिट लेके उस दिन मान लीजिए हॉलीडे था, तो आप 4 जनवरी को अगर फाइल करते हैं, देन यू हैव टू फाइल इट इन द प्रॉपर कोर्ट। इफ यू फाइल इट इन द रॉन्ग कोर्ट and if the later on the plaint is rejected, you cannot get the benefit of section 14। so यही इसमें मेन पॉइंट था। so thank you all।